गुड इवनिंग सभी को। जय श्री कृष्णा। गुड इवनिंग सभी को। आ जाइए, फटाफट से क्लास में आ जाइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार बता दीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। आ जाओ भाई फटाफट से। गुड इवनिंग सभी को। ओके, चलो। ऑडियो वीडियो क्लियर है। यहाँ से पुनीता को गुड इवनिंग, सरस्वती को गुड इवनिंग, ट्रुपल को गुड इवनिंग। चलो भाई फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाए, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। ओके, सबको गुड इवनिंग एंड जय श्री कृष्णा। चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पैराग्राफ जो करने वाले हैं वो 14 दिसंबर 2023 यानी कि जो लास्ट आपकी एग्जाम हुई है उसमें जो दो पैराग्राफ दिए थे उन्हीं को यहाँ पर हम करने वाले हैं। ओके, चलो सबको नमस्ते। क्लास को स्टार्ट करूं तब तक ढेर सारे थम्स अप दे दीजिए। वीडियो को ईमानदारी से आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो ओके, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति। स्टडी ऑफ साइकोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज के क्लास के अंदर हम करने वाले पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ओके, जो कि आप लोगों को बहुत ही हार्ड लगते हैं, तो उनको इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ये 14 दिसंबर 2023 का पैराग्राफ है। दोनों पैराग्राफ को हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो सबसे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीसेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति। ओके, और टेलीग्राम चैनल भी है पेपर 1 की, तो आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। साइकोलॉजी वाले बच्चों के लिए हमारी अलग से यूट्यूब चैनल है। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 2 साइकोलॉजी से देने वाले हैं, जीसेट पेपर 2 साइकोलॉजी से देने वाले, पीएचडी अगर आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट से करनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, जहां पर आप वीडियो को देख रहे हैं। ओके, टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पर दी हुई है, तो लिंक पे जाके आपको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सभी को। चलो फिर स्टार्ट करें। 1 2 3 स्टार्ट। ब्रूम ब्रूम। चलो भाई, सबसे पहले आपके सामने पैराग्राफ है। पैराग्राफ को अच्छे से समझना है, उसका एनालाइज करना है, उसके बाद ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन की ओर चलना है ना। चलो, अच्छी तरीके से पैराग्राफ को समझिएगा सभी बच्चे। हाँ, गुड इवनिंग सभी को। फटाफट से आ जाइए। अभी स्टार्ट नहीं किया है पैराग्राफ तक, अभी मतलब पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। ओके, फटाफट से आ जाइए। चलो, एक 12 वर्षीय बालक है जिसका नाम है जीवन, और उसको एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाया जाता है। ओके, क्योंकि उसे विद्यालय से घृणा है, मतलब उसको ना अपनी स्कूल से क्या है, घृणा है, मतलब उसको अपनी स्कूल अच्छी नहीं लगती, वो अपनी स्कूल को हेट करता है। अभी ये घृणा किस बात की है, ये हेट क्यों कर रहा है अपनी स्कूल का? तो जब शिक्षक से इसके बारे में संपर्क किया गया तो उन्होंने सूचित किया कि कक्षा में जीवन के दिखावा करने का जो व्यवहार है उससे कक्षा में व्यवधान भी होता है। मतलब कि यहाँ पर शिक्षक बता रहे हैं, देखो एक स्टोरी के रूप में आप इस पैराग्राफ को समझिएगा कि एक 12 साल का बच्चा है जिसका नाम जीवन है, और उसको एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाता है। साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, देखता है तो उसे पता चलता है कि उस जीवन को क्या है भाई, स्कूल से घृणा है। अब ये घृणा किस लिए है, इसके बारे में पता लगाया जाता है। तो पता लगाने के लिए स्कूल के जो टीचर होते हैं उनसे संपर्क किया गया, और स्कूल के टीचर को पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भाई क्लास के अंदर जो जीवन है ना वो दिखावा बहुत ज्यादा करता है ना, मतलब दिखावे वाला बिहेवियर बहुत ज्यादा करता है। उसके कारण कक्षा में क्या आ जाता है, बैरियर खड़ा हो जाता है, बाधाएं खड़ी हो जाती है, और उसे पसंद नहीं किया जाता है। क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है ना, अगर मान लो कि आपके ही क्लास में कोई ऐसा बच्चा है बार बार दिखावा करता है ना, तो जिससे क्या होगा कि सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, टीचर भी परेशान हो जाएंगे, है ना। तो इसी वजह से उसे कोई पसंद नहीं करेगा कि भाई ये तो बस दिखावा ही करता है ना, ऐसे ही दिखावा करने का उसको शौक हो गया है, तो उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, उसको कोई पसंद नहीं करेगा। तो यही कंडीशन जीवन के साथ हो रही है। स्पष्टतः में घर पर उसके माता पिता को उसका ऐसा व्यवहार मनोरंजक प्रतीत होता था। यहाँ पर क्लियरली क्या था पता है,
कि जो जीवन के घर पे जब जीवन ना अपने बिहेवियर का दिखावा करता था, मतलब दिखावा करने का बिहेवियर करता था, शो ऑफ करता था, जिनको शो ऑफ कहते हैं ना कि हम शो ऑफ बहुत ज्यादा कुछ लोग करते होते हैं, तो शो ऑफ करता था, तो वहां उसके माता पिता जो थे, उसके पेरेंट्स थे घर पे, वो उनको ये लगता था कि भाई एंटरटेनमेंट है, हंसी मजाक में ले लेते थे, है ना, वो हंसते थे उस पर और मजे लेते थे। और मनोवैज्ञानिक ने जीवन के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए कार्यक्रम बनाया। देखो इसका जो ये जीवन के अंदर जो दिखावा करने का बिहेवियर जो अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ ना, तो अगर हम उसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं इन चीजों को, तो हमें इतना पता है कि उसके घर घर पे उसके जो पेरेंट्स है ना, उसके दिखावे पर क्या करते थे, उसको प्रोत्साहित करते थे, मतलब मजाक में लेते थे, है ना, उसको मतलब उसका एंजॉयमेंट करते थे। तो इसी वजह से उसको भी लगता था कि मैं किसी को हंसा पा रहा हूँ, है ना, दिखावा करके। तो ये दिखावा करने का बिहेवियर उसका इतना बढ़ गया है कि वो स्कूल में भी ये काम करने लगा, लेकिन स्कूल में उल्टा होने लगा। स्कूल में टीचर भी उसको पसंद नहीं करने लगे, बच्चे भी उसको पसंद नहीं करने लगे, और फिर जाके क्या हो गया कि उसको स्कूल से ही नफरत हो गई, है ना। यही कंडीशन, यही स्टोरी यहाँ तक बनी। अब साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि जीवन का जो बिहेवियर है उसमें चेंज लाने के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया, साइकोलॉजिस्ट ने। ओके, उन्होंने पहले क्या किया कि जीवन के माता पिता को ये समझने में सहायता की कि दिखावा क्या होता है और क्या नहीं होता है, डिफरेंस बताया कि भाई देखो दिखावा क्या होता है ना, और क्या नहीं होता है, किस चीज का हमें दिखावा करना चाहिए, है ना, किस चीज पे हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। दिखावा कर रहा है बच्चा तो फिर हम उसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना। जो रियल में जो चीजें हैं उनको आप प्रोत्साहित कर सकते हो, लेकिन जो दिखावा कर रहा है ऐसे ही उसको प्रोत्साहित नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेट कर दिया है इन्होंने कि क्या दिखावा होता है क्या नहीं होता है, उनके माता पिता को समझाया। फिर मनोवैज्ञानिक ने जीवन के माता पिता को कहा कि वे इसके दिखावे पर, व्यवहार पर ध्यान ना दें। अब क्या कह रहा है साइकोलॉजिस्ट ने उनके माता पिता को ये भी बोला कि आप ना जीवन जब जब दिखावे का बिहेवियर करता है, शो ऑफ का बिहेवियर करता है, तो आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए, क्योंकि आप ध्यान देते हो इसलिए उसका ये बिहेवियर ज्यादा से ज्यादा होता है ना। किसी बच्चे को आप देखो, एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो कि अगर घर पे कोई बच्चा है, चलना सीख रहा है ना, तो चलते चलते वो गिर जाते हैं ना, तो हम उसके सामने देखेंगे ना तो वो ज्यादा रोने लगेगा, लेकिन हमें पता चलता है कि बच्चा गिर गया, हम दूसरी तरफ देखने लगते हैं, उसकी ओर नहीं देखते ना, तो वो बच्चा बिना रोए खड़ा होके फिर से दोबारा से चलने लगता है। तो यही कंडीशन यहाँ पर मनोवैज्ञानिक ने इसी कंडीशन में यहाँ पर बात की कि भाई उसके माता पिता को कहा कि भाई जब भी जीवन दिखावा करने का बिहेवियर करे तो आप उस पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें, है। शिक्षक से कहा गया जब भी कक्षा में कोई अपने सहपाठियों की किसी भी प्रकार से सहायता करे तो उसकी प्रशंसा की जाए। अब यहाँ पर टीचर को भी कुछ एडवाइस दी गई। टीचर को साइकोलॉजिस्ट ने ये एडवाइस दी कि भाई आप एक काम करिए, आपके स्कूल के अंदर, आपके क्लास के अंदर अगर कोई जो बच्चा है वो अपने सहपाठी, मतलब कि अपने साथ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो अगर किसी भी प्रकार से उसको हेल्प करता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को हेल्प करता है, तो आप उसकी क्या करें, प्रशंसा करें, है ना, उसको मतलब कि शाबाशी दे, उसकी वाह वाह करें, यही होता है ना मैंने। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है कि मनोवैज्ञानिक ने यह भी कहा कि हर बार जब भी जीवन दिखावे का व्यवहार करे तो शिक्षक द्वारा बोरवेल खुदाई की ध्वनि उत्पन्न की जाए। टीचर को एक दूसरी भी एडवाइस दी गई कि जब जब जीवन जो है ना वो दिखावे का बिहेवियर करे ना, तब तक शिक्षक को क्या करना है, बोरवेल जो होता है ना, वो बोरवेल की खुदाई करते टाइम पे जो आवाज आती है ना, उस आवाज को, उस नॉइज को, लाउड नॉइज को क्या करना है, उत्पन्न करना है। जब जब वो दिखावे का बिहेवियर करे
तब तक बोरवेल की खुदाई की ध्वनि को क्या करना है, उनको उत्पन्न कर देना है। वास्तव में मनोवैज्ञानिक ने चिकित्सीय हस्तक्षेप का प्रयोग किया है। यहाँ पर वास्तव में साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया है, थेरापेटिक इंटरवेंशन का यूज किया है। थेरापी की तरह ही यहाँ पर उन्होंने काम कर दिया है ना। तो चलिए, ये तो आपका पैराग्राफ था। सबको पैराग्राफ समझ में आया, बता दीजिए। अब क्वेश्चन जिस तरीके से बन रहा है उसको मैं समझाऊंगी आपको बाद में। पहले बताओ, पैराग्राफ समझ आ गया तो सभी बच्चे पी लिख देंगे। पैराग्राफ जिनको समझ आ गए सभी बच्चे पी लिख देंगे। चलो, जिन जिन बच्चों को पैराग्राफ समझ में आ गया सारे बच्चे पी लिख देंगे। सभी जिंदा तो हो ना, बता दो भाई। सभी जिंदा हो? ओके, चलो पी लिख दिया, रूपल ने लिख दिया। बाकी सारे बच्चे बता दो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, है ना। चलो फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि माता पिता को यह समझाना कि कौन सा व्यवहार दिखावे का है और कौन सा नहीं है, इससे उन्हें निम्नांकित में से किस कार्य में सहायता की जाती है। बताओ कि माता पिता को साइकोलॉजिस्ट ने बताया ना कि भाई ये चीजें दिखावे की होती है, मतलब इसको दिखावा बोलते हैं, इसको दिखावा नहीं बोलते हैं। तो ये क्या बता रहा है, डिस्क्रिमिनेशन बता रहा है, डीएक्टिवेशन बता रहा है, जनरलाइजेशन बता रहा है, या डिस्क्रेशन बता रहा है? बताओ, अब आंसर करो। ओके, वेरी गुड। आज बहुत सारे बच्चे आए, मुझे अच्छा लग रहा है सच्ची में। साइकोलॉजी में अगर बच्चे ज्यादा होते हैं तो मुझे क्लास लेने का मूड आ जाता है सच में। जब बच्चे कम होते हैं तो मुझे इतना मूड नहीं आता है, मुझे लगता है कि बच्चे ही इतने एक्टिव नहीं है तो फिर मेरा एक्टिव होने का कोई मतलब नहीं है ना। चलो आंसर करो, क्या होगा? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, तो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन किया ना भाई कि ये चीज इसको दिखावा कहेंगे, इसको दिखावा नहीं कहेंगे। ये भेद किया हमने कि ये बिहेवियर दिखावे का होता है, ये बिहेवियर दिखावे का नहीं होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 1 इज द करेक्ट आंसर। यस, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बहुत इजी पैराग्राफ थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि माता पिता को यह बताने में कि वे घर पर जीवन के दिखावे के व्यवहार पर कोई भी ध्यान न दे, मनोवैज्ञानिक का निम्न में से क्या लक्ष्य अंतर्भूत होगा। चलो, इनमें से उनका क्या लक्ष्य था साइकोलॉजिस्ट का? जो साइकोलॉजिस्ट ने उसके माता पिता को बोले ना कि भाई जब भी जीवन जो है वो दिखावे का बिहेवियर करे तब उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे। तो उसके पीछे उनका क्या लक्ष्य था? क्या पनिशमेंट देना उनका लक्ष्य था? स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन करने का उनका लक्ष्य था? एक्सटिंक्शन का लक्ष्य था? यानी कि एक्सटिंक्शन का मतलब होता है समाप्त कर देना, उस बिहेवियर को खत्म कर देना। और स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि उद्दीपक को जनरलाइज कर देना, पूरी पॉपुलेशन पे हम करते हैं उसी तरीके से। बताओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे आंसर करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे सच में। बस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए। देखो, चीजों को समझिए। पहले क्वेश्चन में तो आपको बताया गया था कि भाई दिखावा कर रहा है नहीं दिखावा कर रहा है ना, उसके बीच का भेद समझाया था, इसलिए हमने वहां पर डिस्क्रिमिनेशन बोल दिया। लेकिन यहाँ पर यह कहा कि जब वो बिहेवियर करता है दिखावे का तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। क्यों नहीं देने के बारे में बताया उन्होंने, क्या चाहते थे साइकोलॉजिस्ट इसके बेसिस पे। यस, वेरी गुड, बस एक का ही आंसर सही है, बाकी सबने बस डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए।
एक्सटिंक्शन होगा। एक्सटिंक्शन का मतलब है समापन, समाप्त कर देना, विनाश कर देना, विलुप्त कर देना। यानी कि इसको क्या है भाई, समाप्त कर देना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो अगर जितना हम ध्यान देंगे ना उसके दिखावे के बिहेवियर पर, वो ज्यादा ही वो दिखावा करेगा, है ना। लेकिन जब हम उस पर ध्यान नहीं देंगे ना तो वो बिहेवियर उसका खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। मैंने एग्जाम्पल भी इसलिए आपको दिया था कि बच्चा जब चलने का सीखता है तब वो गिर जाता है बच्चा, है ना। जब गिरता है अगर हम उसके ऊपर ध्यान देंगे तो वो रोने लगेगा। लेकिन जब हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, दूसरी तरफ ध्यान देंगे, तो उसको पता है कोई मुझे देख नहीं रहा, मेरा रोने का कोई मतलब नहीं है, तो वो खड़ा हो जाएगा और चलने लगेगा, रोएगा नहीं, है ना। तो मतलब रोने वाला जो बिहेवियर है वो खत्म हो गया। तो यहाँ पर भी यही बात है कि समापन की ओर जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट चाहते थे कि जीवन जो है ना वो दिखावे का बिहेवियर ना करे, क्योंकि दिखावे का बिहेवियर अगर नहीं करेगा तो स्कूल में भी उसके रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे, स्कूल में भी सब उसको पसंद करेंगे, स्कूल में भी वो पार्टिसिपेट करेगा, जो उसको नफरत हो गई है स्कूल के प्रति वो भी खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये वाली बात है। यस, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ आए ना सबको। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शिक्षक को कक्षा में जब भी कोई बच्चा अपने सहपाठी की सहायता करे, उसकी प्रशंसा करने के लिए कहकर साइकोलॉजिस्ट ने निम्न में से किसका प्रयोग किया है। बताओ क्यों कहा साइकोलॉजिस्ट ने टीचर को कि भाई कोई भी बच्चा अपनी सहपाठी को हेल्प करता है तो उसकी प्रशंसा करे। ऐसा क्यों कहा? कि जीवन के लिए सकारात्मक पुनर्बलन देने के लिए, जीवन के लिए पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट देने के लिए, मॉडलिंग फॉर जीवन के लिए मॉडलिंग, प्रतिरूपण। मॉडलिंग का मतलब होता है जैसे हमने किसका, अल्बर्ट बांडुरा का एग्जाम्पल आपने थियरी पढ़ी होगी, है ना, कि भाई बच्चे ने क्या किया, जैसा देखा वैसा ही वो ऑब्जर्वेशन जैसा करता है वैसा ही वो क्या करता है, बिहेवियर करता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि मॉडलिंग के रूप में जैसे हम किसी एक्ट्रेस को देखते हैं, हमें पसंद आती है तो उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, रोल मॉडल बनना, है ना। तो यहाँ पर जीवन के लिए एक मॉडल का रूप धारण हो इसलिए, है ना, रोल मॉडल का रूप धारण हो इसलिए, जीवन के लिए पुनर्बलन प्रतिस्थापन करने के लिए, रेनफोर्समेंट सब्स्टिट्यूशन के लिए, और फिर जीवन के लिए क्लासिकल कंडीशनल के लिए। बताओ, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर लिखिए, डायरेक्टली आंसर मत करिए, मुझे नहीं पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर किया आपने, है ना। तो क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसके बाद ही आपको आंसर देना है। चलो फटाफट से आंसर करिए सभी बच्चे, लाइक की संख्या भी बढ़ा दीजिए। 2 पर्सन के आंसर आए, बाकी सारे कहाँ हैं बताओ। ओके, कंफ्यूज हो गए। अभी देखो, ऐसा टीचर को क्यों कहा गया कि भाई कोई भी बच्चा दूसरे बच्चे को हेल्प करता है तो आप उसकी प्रशंसा करें। इससे क्या होगा पता है, इससे ये होगा कि जीवन भी उस चीजों को देखेगा, जीवन भी उस चीज को देखेगा कि उसके क्लास के अंदर किसी बच्चे ने किसी बच्चे को हेल्प की, इसके कारण इस बच्चे की वाह वाह हुई, तो ये जीवन देखेगा और उसी की तरह बनने की कोशिश करेगा, उसी की तरह बनने की कोशिश करेगा। जब हम किसी और की तरह बनने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब हम मॉडलिंग पे जा रहे हैं, मतलब किसी को अपना रोल मॉडल बना के अपने लाइफ को चेंज कर रहे हैं, है ना। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। यस, जिन्होंने सेकंड आंसर किया बिल्कुल सही है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, शिक्षक को बोरवेल खुदाई का जो ऊंचा शोर करने के लिए कहकर साइकोलॉजिस्ट ने निम्न में से किसका सूत्रपात किया। बताओ क्यों साइकोलॉजिस्ट ने टीचर को बोरवेल की जो खुदाई होती है उसकी लाउड नॉइस बजाने को कहा, कि जब जब जीवन अपना दिखावे का बिहेवियर करे
अब तक बोरवेल में जो खुदाई का जो ऊंचा शोर होता है उस शोर को बजाओ। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? विमुक्ता चिकित्सा मतलब ये कौन सी थेरेपी में आता है? अवर्शन थेरेपी, इंप्लोसिव थेरेपी, रिस्पॉन्स थेरेपी या फिर रोजियन थेरेपी, किस में आएगा बताओ? अब ये आपको थियरी बेस्ड ले गए है ना, थियरी बेस्ड तो ले गए, क्लिनिकल बेस्ड ले गए, जहां पर थेरेपी अलग अलग टाइप की होती है, तो उसी थेरेपी में से यहाँ पर आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। चलो आंसर करो भाई 4 नंबर का। चलो वेरी गुड, हाँ एक का ही आंसर आया है, बाकी सारे बच्चे आंसर करो। ये है अवर्जन थेरेपी। अवर्जन थेरेपी के अंदर यही होता है। अब देखो हम आगे आपको बताएंगे ओके कि भाई अवर्जन थेरेपी में क्या होगा, जो बिहेवियर अवांछनीय है, अवांछनीय मतलब जो हम चाहते नहीं है, अवांछनीय का मतलब क्या होता है, अवांछनीय, अवांछनीय यानी कि अनिच्छनीय, अनिच्छनीय मतलब कि हम नहीं चाहते कि बच्चा ये बिहेवियर करे, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बच्चे को जो पसंद नहीं आता है वैसा अवांछनीय स्टिमुलस दे देते हैं। ओके, मतलब अवांछनीय रिस्पॉन्स पर हम क्या कर देते, अवांछनीय स्टिमुलस दे रहे। जैसे कि इस पैराग्राफ में जीवन का जो बिहेवियर था वो कौन सा था, शो ऑफ करने का बिहेवियर था। अब वो हम नहीं चाहते कि जीवन अपनी लाइफ में शो ऑफ बिहेवियर करे, है ना, तो वो अवांछनीय हो गया, अनिच्छनीय हो गया, है ना। अब उसको मुझे क्या करना है, उसको खत्म करना है, और मैं नहीं चाहती कि वो ये बिहेवियर करे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो जीवन को अच्छा नहीं लगता है वैसा स्टिमुलस उसके सामने लाना पड़ेगा। यानी कि जब जब वो दिखावा करने का बिहेवियर करेगा तब तब ये बोरवेल की खुदाई का लाउड शोर बजेगा। तो बार बार ये कंडीशन बनेगी ना, तो बार बार ऐसा बनेगा तो उसको पता चल जाएगा मैं अब शो अप कर रहा हूँ, तभी जाके ये लाउड शोर बज रहा है ना, लाउड नॉइस बज रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने बिहेवियर को कम कर देगा, है ना। तो ये अवर्जन थेरापी के अंदर ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल। ओके, तो चलिए ये जो चारों की चारों थेरापी है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, अगर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में इसको ले लिया है। देखो, ओ यहाँ पर मैंने डाली हुई थी, रुको भाई, ऐड की थी, ये तो मैंने, रुको हो, रुको एक सेकंड, ओ मैंने कहाँ पर डाली है ये सारी, अच्छा चलो यहाँ पर मैंने डाली थी दूसरी पीपीटी के अंदर, लेकिन मुझे लगता है मैंने वो पीपीटी दूसरी डाल दी है। थोड़ा सा रुके, मैं इसको ना चेंज कर लेती हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं पीपीटी को चेंज कर लेती हूँ। हाँ ये वाली, वो दो पीपीटी थी ना, इसी वजह से यहाँ पर हाँ वो हो गया। रुक जाओ भाई, अब 2 मिनट रुक जाओ, मैं दोबारा से पीपीटी को ऑन कर लेती हूँ, दोबारा से दूसरी पीपीटी को। वेट,
साइकोलॉजी। चलो, हाँ यहाँ पर आ गई। चलो, ओके, आई होप आप लोगों को ना ये पीपीटी शो हो रही होगी। अब मैंने इसको ले लिया है। चलो, दिख रही ना पीपीटी सबको? मैम रजिस्टर नेट ना पीवाईक्यू क्या थी डाउनलोड करवाना? देखो, एनटीए की वेबसाइट पे जाइए और वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो फिर, ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे अवर्जन थेरापी के बारे में। पहले देखते हैं, अवर्जन थेरापी जो होती है वो एक प्रकार की व्यवहारिक थेरेपी है, बिहेवियर थेरापी है। बिकॉज देखो, यहाँ पर एक चीज वो ये भी है कि भाई जो किसका बिहेवियर, जीवन के बिहेवियर के बारे में बताया जा रहा है ना, उसके दिखावा करने का व्यवहार के बारे में बात की जा रही है। तो ये बिहेवियर थेरापी के अंतर्गत आती है अवर्जन थेरापी। बिहेवियर थेरापी की ये क्या है, टाइप्स है, जिसमें क्या होता है, अवांछित व्यवहार को बार बार असुविधा के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि जीवन का जो बिहेवियर था, है ना, दिखावे का, उसको बार बार असुविधा, यानी कि बोरवेल की खुदाई का जो जोर से शोर होता है, उसके साथ जोड़ा गया था, है ना। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, धूम्रपान छोड़ने के लिए अवर्जन थेरेपी से गुजरने वाले व्यक्ति को हर बार सिगरेट की छवि देखने पर बिजली का झटका लग सकता है। जैसे जब जब वो सिगरेट की छवि देखता है, तब तब उसको बिजली का झटका दिया जाता है। तो ये क्या है, अवर्जन थेरेपी। इज दिस क्लियर? चलो, ओके, इसके बाद है इम्प्लोसिव थेरेपी। क्या है इम्प्लोसिव थेरेपी? एक तरह की संवेदनशीलता होती है। इम्पल्स का मतलब ही भावना के साथ होता है ना, आवेग के साथ होता है, संवेदन के साथ होता है। तो ये असंवेदनशीलता है, और जिसका मतलब है कि भाई इसमें चिंता पैदा करने वाली जो भी उत्तेजनाओं के बार बार संपर्क में आना शामिल, मतलब जो चीजें हमें हमारे अंदर चिंता पैदा करते हैं ना, वो वैसी चीजों के साथ हम बार बार उसके अंदर उसके साथ संपर्क में आते हैं। ये उत्तेजनाएं आमतौर पर चिकित्सक के विशद वर्णन द्वारा निर्देशित दृश्य इमेजरी के रूप में प्रस्तुत की जाती है। ओके, तो यहाँ पर इम्प्लसिव थेरेपी क्या होती है उसको देखना है, कि जो चीजें हमारे अंदर क्या होती है कि भाई चिंता पैदा करती है, और वैसी उत्तेजनाओं के बार बार हम संपर्क में आते हैं, तो तब उसके लिए क्या है, इम्पल्सिव थेरेपी दी जाती है। जहां पर आपको कोई दृश्य दिखाया जाता है और आप उस दृश्य को देखते हैं, बार बार देखते हो, और आपके अंदर उसके बारे में चिंता पैदा हो जाती है। ओके, उसकी बात आती है कि रिस्पॉन्स सेपिंग थेरेपी के बारे में ना। रिस्पॉन्स सेपिंग, सेपिंग वर्ड जो है वो हमें पता है कि भाई ऑपरेंट लर्निंग थियरी जो स्किनर ने दी है, उसके अंदर सेपिंग वर्ड का यूज किया गया था। क्यों सेपिंग वर्ड का यूज? क्योंकि वहां पर हम किसी भी स्टेप बाय स्टेप हम बिहेवियर को सिखाते हैं, और उस बिहेवियर को सुदृढ़ करने के लिए हम उनको क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट देते हैं, पुनर्बलन देते जाते हैं, और स्टेप बाय स्टेप उन बिहेवियर को सिखाते हैं। तो ये स्टेपिंग की बात होती है। तो देखो, क्रमिक सन्निकटन के दृढ़ीकरण का सुदृढ़ीकरण का उपयोग करता है। विशेष रूप से सेपिंग तकनीक का उपयोग करते समय प्रदर्शित किए जाने वाले प्रत्येक अनुमानित वांछित व्यवहार, यानी कि जो हम जो वांछित का मतलब होता है जो हम चाहते हैं वैसा बिहेवियर, है ना, इच्छनीय व्यवहार। तो ऐसे इच्छनीय व्यवहार को सुदृढ़ किया जाता है। मतलब कि यहाँ पर अगर मान लो कि चूहा है, तो चूहे को यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। अगर चूहा नहीं पहुंच रहा है तो उसको करंट वगैरह दे दिया जाता है, तो यहाँ से दौड़कर यहाँ तक पहुंचता है। वो यहाँ तक पहुंचता है तो उसको क्या किया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है, रेनफोर्समेंट दे दिया जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ से उसको यहाँ तक मतलब कुछ चीजें सिखानी है, तो फिर से उसको करंट दिया जाता है, वो दौड़ता है, यहाँ तक आता है, यहाँ तक पहुंचते ही उसको क्या किया जाता है, रेनफोर्समेंट दिया जाता है। तो इस तरीके से क्रमिक बेसिस पे, ओके, सीक्वेंस में इसको स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाई जाती है, तो वो होता है शेपिंग रिस्पॉन्स। ओके,
फिर है रोजरियन थेरेपी। रोजरियन थेरेपी कार्ल रोजर्स ने दी हुई थी, इसलिए उसको रोजरेरियन थेरेपी कहा जाता है। ये कैसे है, पर्सनल सेंटर थेरेपी होती है, पर्सन पर यहाँ पर फोकस किया जाता है। और ये एक चिकित्सक तकनीक है, थेरापेटिक टेक्निक है, जो रोगियों की जो स्वायत्ता होती है, ऑटोनोमी होती है, और उसकी जो पॉजिटिव पोटेंशियल होती है उस पर जोर देती है। ओके, चले, तो ये थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको क्वेश्चन के साथ साथ दे दी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जीवन की समस्या से निपटने में मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण का सारांश निम्न में से किस रूप में किया जा सकता है। जीवन के साथ जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से निपटने में जो साइकोलॉजिस्ट का जो अप्रोच रहा है, वो उस अप्रोच का अगर हमने सारांश निकाला है, समराइज करना है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं। गेस्टाल्ट थेरापी कहेंगे, रियलिटी थेरापी कहेंगे, बिहेवियर थेरापी कहेंगे, या क्लाइंट सेंटर थेरापी कहेंगे, बताओ। आंसर करिए सभी बच्चे इसका, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जिन्होंने नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा साइकोलॉजी वाले बच्चों को शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, ताकि हमारी फैमिली भी बड़ी हो जाए और मुझे भी साइकोलॉजी पढ़ाने में मजा आ जाए। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्या है, कौन सी थियरी है, बिहेवियर थेरापी, थेरापी है ना, क्योंकि बिहेवियर थेरापी के अंदर ही अवर्जन थेरापी आ गई थी, तो यही बात हमने देखी थी, क्योंकि इसके बिहेवियर को चेंज करने की बात थी, है ना। तो इसलिए उन्होंने जो अप्रोच अपनाया है साइकोलॉजिस्ट ने, वो कौन से अप्रोच से, बिहेवियर थेरापी के अंतर्गत उन्होंने ये अप्रोच अपनाया था। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो थोड़ा सा देख लेते हैं गेस्टाल्ट थेरापी क्या है। ये जो टर्म्स आपको दिए हैं, बाकी के ऑप्शन, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। गेस्टाल्ट थेरापी के बारे में बात करें तो मनोचिकित्सकीय की अप्रोच है जो ग्राहकों को वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, और वे समझ सके कि इस समय उनके जीवन में वास्तव में क्या बन रहा है ना, उनके जीवन में वास्तव में उनके साथ क्या हो रहा है, उन्हें इस समय कैसा महसूस हो रहा है, उसकी बजाय बजाय इसके कि वे पिछले अनुभव के आधार पर क्या होने की कल्पना करते हैं। यहाँ पर वास्तविक जीवन पे ध्यान देने की बात होती है कि भाई वर्तमान में उनके साथ क्या हो रहा है, वो कैसा फील कर रहे हैं, उन चीजों को यहाँ पर देखा जाता है गेस्टाल्ट थेरेपी के अंदर। ओके, ना कि उनके पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस है उसके आधार पर क्या कल्पना की जा सकती है ना। तो ये है गेस्टाल्ट थेरेपी की थोड़ी सी छोटी सी इंफॉर्मेशन। फिर है रियलिटी थेरेपी। रियलिटी थेरेपी काउंसलिंग का एक ऐसा रूप है जो व्यवहार को विकल्पों के रूप में देखता है, बिहेवियर को चॉइस के रूप में देखता है। ये बताता है कि मनोवैज्ञानिक लक्षण किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के कारण नहीं होते, बल्कि लोगों द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यवहार चुनने के कारण होते हैं। यानी कि जो भी बिहेवियर हम करते हैं वो हमारी नीड के अकॉर्डिंग करते हैं, है ना कि हमारी मेंटल हेल्थ की सिचुएशन के कारण। यहाँ पर रियलिटी थेरेपी ये कहती है। इज दिस क्लियर? और उसके बाद आते बिहेवियर थेरापी। मैंने बता दिया आपको बिहेवियर को क्या किया जाता है, उसको चेंज करने का, मतलब कि उसको एडेप्टिव करने का कोशिश की जाती है। जो खराब बिहेवियर है उसको चेंज करने की कोशिश की जाती है बिहेवियर थेरापी के अंदर, है ना। उसके बाद है कि क्लाइंट सेंटर थेरापिस्ट जो होता है, क्लाइंट सेंटर में क्या होगा, क्लाइंट को फोकस किया जाएगा, है ना, ताकि क्लाइंट के साथ बातचीत करके, उसके साथ पार्टिसिपेट करके उसको भी उसके अंदर इन्वॉल्व करके वो कार्य कर सकते हैं। तो क्लाइंट सेंटर में क्लाइंट को फोकस किया जाएगा, क्लाइंट को इन्वॉल्व किया जाता है। इज दिस क्लियर? चलो, तो आपके पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या था, बिहेवियर थेरापी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। पैराग्राफ 2 के लिए रेडी है तो P2 लिख दीजिए सभी बच्चे। पैराग्राफ 2 के लिए रेडी है तो P2 लिख दीजिए सभी बच्चे, लिख देंगे P2।
स्टॉप। सभी बच्चे P2 लिख देंगे। ओके, वेरी गुड। चलो फिर क्लास को आगे बढ़ाते, कंटिन्यू करते हैं। दूसरा पैराग्राफ आपके सामने है, पैराग्राफ को समझिएगा। पैराग्राफ में कुछ चीजें ऐसे हैं जो पैराग्राफ में दी नहीं है। ओके, तो ध्यान से सोच समझ कर आंसर करना है। रिसर्च के बेसिस पे पूरा पैराग्राफ है, तो ध्यान रखिएगा। एक रिसर्चर है, उन चरों का अध्ययन करता है, उन वेरिएबल का अध्ययन करता है जिसमें स्तन कैंसर पीड़ित उत्तरजीवी महिलाएं हैं। मतलब कि जो ब्रेस्ट कैंसर जिनको हुआ है, वैसी जो महिलाएं हैं, ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स जो है, उनके हस्बैंड में पीटीजी, पीटीजी का मतलब होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, है ना। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ जो है उसका निर्धारण किया गया है। देखो ध्यान से समझिएगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ क्या होता है। मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, इसका एग्जांपल के थ्रू भी समझाया था। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का मतलब होता है, ट्रॉमेटिक का मतलब ट्रॉमा, किसी ट्रॉमा में आप चले गए थे और उसके बाद आपके अंदर ग्रोथ आती है। जैसे कि जस्ट एग्जांपल कि मान लीजिए किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, किसी ने आपके साथ धोखा कर लिया। अब धोखा होने के बाद क्या आप रोते रहोगे, सड़ते रहोगे, अपनी लाइफ को खत्म करोगे? नहीं, कुछ ही लोग ऐसा करते हैं। बाकी के लोग क्या करते हैं, उन सिचुएशन में से बाहर आने की कोशिश करते हैं। और उससे भी, जब जिसने जिस वजह से आपको छोड़ा है, जिसने जिस वजह से आपको धोखा दिया है, उसी वजह को टारगेट करके आप क्या करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे मूवियों में खास तौर पे होता है कि किसी लड़की को, मान लो किसी लड़की ने किसी लड़के को ये बोल दिया कि भाई तू कमाता नहीं है, इसलिए मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुझसे प्यार नहीं कर सकती। ओके, ये छोड़ दिया, लड़का हो गया पागल। उसको मतलब पागल होने का मतलब है कि उसको ना, उसकी हैबिट थी उस लड़की की, वो उस लड़की से जी जान से प्यार करता था, लेकिन लड़की ने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। अब ये लड़का जो है थोड़ा सा गम में गया, फिर उसने सोचा कोई बात नहीं, उसने मुझे छोड़ दिया है, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मैं आगे जाके इतना बड़ा अमीर आदमी बनूंगा कि उसको खुद को मुझे देखकर पछतावा होगा। और फिर लड़का बहुत ही मेहनत करता है और एक दिन बहुत बड़ा सक्सेसफुल पर्सन बनता है। और तब उसके सामने वो लड़की आती है और देखती है, अरे यार ये तो गरीब था, भिखारी था, उसके पास कुछ भी नहीं था, आज इतने इतने सारे पैसों का मालिक है ना। तो ये जो कंडीशन बनी ना, गरीब में से वो अमीर बना, जो सिचुएशन उसके सामने, जो ट्रॉमा खड़ा हुआ था, उस ट्रॉमे के बाद उसकी ग्रोथ हुई, है ना। ट्रॉमा कौन सा था, उसको छोड़ दिया गया उस लड़की के द्वारा, ये ट्रॉमा हो गया। और इस सिचुएशन के बाद उसकी क्या हुई, ग्रोथ हुई, वो सक्सेसफुल पर्सन बना। तो इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, है ना। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में देखो, जो महिलाएं हैं जिनका ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, उस उसका जो ट्रॉमा है, उस ट्रॉमे से बात, उस ट्रॉमे में से बाहर निकलने की सिचुएशन, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, है ना। तो यहाँ पर रिसर्चर है, वो ऐसे वेरिएबल का स्टडी करना चाहता है जिसमें जो स्तन कैंसर पीड़ित महिलाएं हैं, उनके पतियों में पीटीजी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का निर्धारण किया गया है। ओके, अब उपलब्ध साहित्य में विभिन्न कारक जैसे कि भावनात्मक सहयोग हो गया, यानी कि इमोशनल सपोर्ट हो गया, फिर क्वालिटी ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप हो गया, मैरिटल रिलेशनशिप की क्वालिटी क्या है, फिर जो पीटीजी के साथ एक्सपोजर टू इंडिविजुअल, यानी कि पीटीजी पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ ग्रस्त व्यक्तियों के संसर्ग में आदियों को महिलाओं में जो पीटीजी की महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में चिन्हित किया गया है। ओके,
अब रोगियों के पतियों की पीटीसी संबंधित कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं थी। रोगी जो महिलाएं थी जो कैंसर पीड़ित थी, स्तन कैंसर पीड़ित, उनके जो पति है ना, उनकी पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ संबंधित कोई भी सूचना उपलब्ध अवेलेबल नहीं थी। तो रिसर्चर ने पति के पीटीसी को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अन्वेषण किया, मतलब कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनके जो जो रोगी हैं, जो स्तन कैंसर पीड़ित महिलाएं हैं, उनके पतियों पर जो प्रभावित कर रहे हैं वैसे कारकों को भी उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया। इज दिस क्लियर? अब देखो, मुझे पता है आपको ये पैराग्राफ समझ ही नहीं आया होगा, है ना। पैराग्राफ में कुछ भी नहीं, मान लीजिए कि आपके सामने कुछ महिलाएं हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है ना। अब ये ब्रेस्ट कैंसर वाली जो भी महिलाएं हैं, उनके जो पति हैं, अब उनके पति के पास देखो, उनके पास एक ट्रॉमा हो गया ना कि उनकी खुद की पत्नी को कैंसर है, तो वो ट्रॉमा में चले गए। ट्रॉमा के बाद वो ग्रोथ करेंगे, ऐसे थोड़ी ना रोते भी लगते रहेंगे मेरी पत्नी को ये हुआ, मेरी पत्नी को ये, वो भी उस ट्रॉमा में से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जब वो ट्रॉमा में से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पॉजिटिवली, तो उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर यही बात है कि उन महिलाओं के पतियों में पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ जो है वो कितना है, उसको जानने के लिए यहाँ पर रिसर्चर ने क्या किया, रिसर्च किया। अब उन्होंने अलग अलग फैक्टर को यहाँ पर क्या किया, चेक किया। ओके, वो अलग अलग फैक्टर के बेसिस पे पीटीजी को चेक किया। अब अलग अलग फैक्टर कौन से थे? एक था इमोशनल सपोर्ट, कि भाई किसी को इमोशनल सपोर्ट जितना भी मिलेगा वो उतना ही पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ है उसका बढ़ेगा, है ना, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा तो। फिर उनकी जो मैरिटल रिलेशनशिप है उसकी क्वालिटी कैसी है ना, क्वालिटी ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप, उनकी क्वालिटी कितनी है, उनकी जो मैरिज लाइफ है, दोनों के बीच में जो संबंध है, वैवाहिक संबंध है, उसकी क्वालिटी कैसी, अच्छी है नहीं है। ओके, और फिर एक्सपोजर टू इंडिविजुअल विद पीटीजी, पीटीजी के साथ जो एक्सपोजर टू इंडिविजुअल है ना, तो वो किस तरीके से है, यानी कि जो पीटीजी वाले जो व्यक्ति हैं उसके साथ का संसर्ग कैसा है। तो यहाँ पर ये लिख देंगे एक्सपोजर टू इंडिविजुअल विथ पीटीजी, विथ पीटीजी। ओके, ये तीन जो फैक्टर है ना, वो पीटीजी पे क्या इफेक्ट कर रहा है, ये तीन फैक्टर है वो पीटीजी पे क्या इफेक्ट कर रहा है वो चेक कर रहे हैं रिसर्चर। पीटीजी क्या हो गया भाई, पीटीजी पर इफेक्ट हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम आउटकम भी बोलते हैं कि यहाँ से हमें आउटकम मिलता है ना, और इसी को हम क्राइटेरियन भी बोलेंगे, क्राइटेरियन वेरिएबल भी बोलेंगे। और ये जो तीन फैक्टर है, अलग अलग फैक्टर है, वो क्या है, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको हम प्रेडिक्टर भी बोलेंगे, प्रेडिक्टर है ना, प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो इफेक्ट कर रहे हैं इसलिए इनकी वजह से प्रेडिक्ट हो रहा है। तो ये प्रेडिक्टर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपको क्या है भाई, कोज है ना। और यहाँ पर ये डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या होगा, इफेक्ट होगा। इज दिस क्लियर? चलो, बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई आपको। अब ये जो फैक्टर है वो पीटीजी पर क्या इफेक्ट कर रहा है उसको उन्होंने देखने के लिए चीजों को देखा। और फिर यहाँ पर एक चीज नहीं थी कि भाई पीटीजी से संबंधित कोई भी सूचना, उनके जो भी महिलाएं हैं उनके पतियों के पीटीजी संबंधित कोई भी सूचना अवेलेबल नहीं थी। तो रिसर्चर ने क्या किया कि उन महिलाओं के पति के पीटीजी को प्रभावित करने वाले जो भी कारक है ना, उन कारक का क्या किया, इन्वेस्टिगेशन किया। यानी कि इमोशनल सपोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन किया, क्वालिटी ऑफ क्या है भाई, क्वालिटी ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। फिर आपका ये जो एक्सपोजर टू इंडिविजुअल विद पीटीजी है उसका भी इन्वेस्टिगेशन किया। ओके, तो इन सब पर इन्वेस्टिगेशन किया।
बस यही आपको बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सवाल उठ के आता है। सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहे कि अनुसंधानकर्ता ने किस अभिकल्प का प्रयोग किया? तो कोरिले करेक्शनल डिजाइन का यूज किया, क्वॉसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का यूज किया, अब्बा डिजाइन का यूज किया, सिंगल ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन का यूज किया? बताओ, आंसर करो। चलो आंसर करिए सभी बच्चे, क्या होगा? तो आंसर करिए सभी बच्चे फटाफट से, जैसा भी आता है आंसर करिए, सिर्फ कोशिश करिए आंसर करने की, बाद में मैं हूं ना समझाने के लिए। ओके, यस, वेरी गुड। यहाँ पर देखो करेक्शनल डिजाइन तो आएगी नहीं, करेक्शन तो हम कर नहीं रहे, है ना? तो करेक्शनल देखो, कोरिलेशनल नहीं लिखा है, करेक्शनल लिखा है, ध्यान रखना है। ओके, करेक्शनल डिजाइन नहीं आएगी, अब्बा डिजाइन भी नहीं आएगी। अब्बा डिजाइन में काउंटर बैलेंसिंग होता है, अलग अलग मेथड से आप ट्रीटमेंट देते हो और हर एक ग्रुप को जैसे कि जस्ट एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है ना? अब मैंने यहाँ पर 3 मेथड ले ली भाई, टीचिंग एप्टीट्यूड की टीचिंग मेथड ले ली, तो मैं यहाँ पर लेक्चर मेथड से समझा रही हूँ। फिर एक प्रोजेक्ट मेथड हो गई, रोल मॉडल हो गया, ओके, जो भी है रोल प्ले वाली। चलो अब इस ग्रुप को मैंने लेक्चर मेथड से पढ़ा के देखा, प्रोजेक्ट से भी पढ़ा के देखा और रोल प्लेइंग से भी पढ़ा के सीखा देखा। ओके, इसी तरीके से ग्रुप 2 में भी मैं क्या करूंगी, मैंने प्रोजेक्ट से पढ़ा के देखा, फिर रोल प्ले पे पढ़ा के देखा, फिर लेक्चर से भी पढ़ा के देखा। ग्रुप 3 में मैंने क्या किया, रोल प्ले से पढ़ा के से देखा, फिर लेक्चर से भी पढ़ा के देखा और फिर प्रोजेक्ट से भी पढ़ा के देखा। देखो यहाँ पर काउंटर बैलेंस हो रहा है ना भाई। देखो एक ही बार में 3 मेथड, 3 ग्रुप में अलग अलग, तीन ग्रुप में 3 मेथड अलग अलग आ रही, दूसरी बार में भी 3 ग्रुप है अलग अलग और 3 मेथड अलग अलग तरीके से यहाँ पर रोल प्ले कर रही है, और तीसरी बार में भी यही तरीके से चल रही है। तो ये काउंटर बैलेंसिंग हो गई, जिसको अब्बा डिजाइन भी बोलते हैं। ABBA बैलेंस हो गया ना, AB लिखा फिर BA लिखा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर बैलेंसिंग। काउंटर बैलेंसिंग डिजाइन है, तो क्या हमने काउंटर बैलेंसिंग डिजाइन का यूज किया है? नहीं किया। सिंगल ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, अब देखो हमारे पास तो देखो हमने प्री टेस्ट तो लिया नहीं है, पुरुषों का जो भी महिलाएं हैं उनके पति का पहले प्री टेस्ट नहीं लिया है और बाद में पोस्ट टेस्ट ने, ऐसा कोई भी चीज यहाँ पर आपके पैराग्राफ में नहीं दिया है, तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन भी नहीं आएगी। तो आंसर क्या आएगा, कोसी एक्सपेरिमेंटल इज द करेक्ट आंसर। कोसी एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, जो आपकी ट्रू होती है ना, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, और कोसी में अब देखो 2 तरह की होती है, एक होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, दूसरी होती है नॉन एक्सपेरिमेंटल। अब देखो एक्सपेरिमेंटल के अंदर जो चीजें, मान लीजिए कोई ऐसी रिसर्च स्टडी है कि जहां पर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है उनके सारे के सारे रूल्स फॉलो नहीं कर सकते हैं, तब हम क्या करते हैं, बीच वाले को लाते हैं। बीच वाला होता है कोसी, यानी अर्ध प्रायोगिक जिनको बोलते हैं, जो आधा प्रयोग वहां पर होता है, दिखता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल की तरह लेकिन वो होता नहीं है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रू में क्या होता है, रेंडमली हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं सैंपल का, रेंडमाइजेशन जिनको बोलते हैं, है ना? रेंडमाइजेशन होता है यहाँ पर, फिर रैंडम असाइनमेंट होता है, रैंडम असाइनमेंट,
यानी कि क्या होगा, जब भी हमने सैंपल लिया पॉपुलेशन में से, तो हमने पॉपुलेशन में से सैंपल को जब हम सिलेक्ट करते हैं, मान लो दो ग्रुपों में सिलेक्ट किया, तो ये क्या है, हम रेंडमली लेंगे। अब इन दो ग्रुपों को भी मान लो कि मुझे इसको भी डिवाइड करना है ग्रुपों के अंदर, अदर ग्रुपों में, तब भी मैं क्या करूंगी, रेंडमली ही इस यहाँ से उनमें संख्याएं लूंगी, सैंपल लूंगी। तो ये क्या होगा, ये रेंडम असाइनमेंट हो गया। और ये क्या किया हमने, रेंडमाइजेशन किया। ओके, ये रेंडमाइजेशन किया और ये रैंडम असाइनमेंट किया, विभाजित किया रेंडमली। ओके, अब उसके बाद क्या होता है, कंट्रोल होता है। जो भी वेरिएबल हमें नहीं चाहिए, जो इफेक्ट कर रहे हैं, हमें उसकी इफेक्ट नहीं चेक करनी, तो हम वेरिएबल को कंट्रोल कर लेते हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पर और चीज क्या होती है, मैनिपुलेट, है ना, यहाँ पर हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो ये चीज है इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रू एक्सपेरिमेंटल की। क्वासी एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा, इनमें जो चीजें है ना, उनमें से कोई एक या दो चीजें नहीं होगी, है ना, यानी कि एक चीज हो सकती है, दो भी हो सकती है, सारी की सारी नहीं होंगी। अगर मान लो रेंडमली आपने सिलेक्शन किया है, तो फिर आपके पास कंट्रोल नहीं होगा, या मैनिपुलेशन नहीं हुआ होगा, है ना, या रैंडम असाइनमेंट नहीं किया होगा, तो ये चीजें नहीं होगी। यानी कि रैंडमली सिलेक्शन नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर रैंडमली सिलेक्शन नहीं कर रहे, इस तरीके से कोई ना कोई, ये जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उनमें से कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर मिस होगी। ओके, यहाँ पर क्या होगी, मिसिंग होगी, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रू एक्सपेरिमेंटल की। इज दिस क्लियर। अब देखो हमारे पैराग्राफ में क्या बताया गया, हमारे पैराग्राफ में हमने ब्रेस्ट कैंसर वाली जो भी महिलाएं ली है, क्या उसमें बताया कि भाई रैंडमली आपने सिलेक्ट किया, नहीं, है ना। तो यहाँ पर रैंडमली सिलेक्शन नहीं हुआ है, रेंडमली सिलेक्शन नहीं हुआ है, ग्रुपों में हमने उसको क्या डिवाइड किया है, रेंडमली असाइनमेंट किया है, नहीं किया है ना, रेंडमली असाइन भी नहीं किया है। इज इज क्लियर। तो इस तरीके से फिर देखो यहाँ पर मैनिपुलेट कर पाएंगे क्या, मैनिपुलेशन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ जब है वो आपकी घटना घटित हो चुकी है, उसके बाद की चीज है ना, मतलब ट्रॉमा में जाके आप ग्रोथ कर चुके हैं और उसके बाद हम उसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम वेरिएबल पे मैनिपुलेशन नहीं कर सकेंगे। इज इज क्लियर। यहाँ पर बस जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, आउटकम्स निकालेंगे, है ना, कि भाई हाँ ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके थ्री फैक्टर्स थे वो इस तरीके से पीटीजी को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। इज दिस क्लियर। तो इसी वजह से ये क्या है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, यस। समझ आया ना सबको, अगर ये समझ आए तो प्लीज क्लिक दीजिए यस, पहले लिख दीजिए ये समझ आया तो प्लीज यस लिख दीजिए, क्योंकि दो चार बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन भेजा भी था और पूछा भी था कि मैम इसमें क्या आएगा और क्यों आएगा, तो मैंने आपको पूरा का पूरा सच बता दिया क्यों कोशी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आएगा। चलो, समझ आया तो यस लिख दीजिए। ओके, वेरी गुड। और वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है ईमानदारी से लाइक करें, लाइक की संख्या बढ़ाइए भाई, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अभी कल के वीडियो में भी आपने इतनी ज्यादा लाइक नहीं किया, मैं सच में सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ओके, और आज के वीडियो में भी अभी आप लोगों ने लाइक की संख्या नहीं बढ़ाई तो भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 2, अपने उद्देश्य पर ध्यान देने के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा किस प्रकार के सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर रिसर्चर को अपने उद्देश्य तक पहुंचना है तो फिर उसको किस एनालिसिस का, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस का यूज करना चाहिए, किस टाइप की स्टेटिस्टिकल एनालिसिस का उसको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। बताओ, वन वे एनोवा का यूज करना चाहिए उसको, टी टेस्ट का यूज करना चाहिए, रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करना चाहिए, या काई स्क्वायर का यूज करना चाहिए। चलो इसका आंसर करिए।
चलो आंसर करिए। क्या होगा बताओ भाई। ओके चलो। हाँ अभी आप लोगों के आंसर दिखे, मैं सोच में पड़ गई कि आंसर क्यों नहीं आ रहे। देखो वन वे अनोवा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा ग्रुप होंगे तब हम अनोवा लगाते हैं। हमारे पास एक ही ग्रुप है, जो भी ब्रेस्ट कैंसर वाली जो महिला है उनके पति का ही एक ही ग्रुप है, तो यहाँ पर हमारे पास वन वे अनोवा नहीं लगेगा, टी टेस्ट भी नहीं लगेगा, है ना। रिग्रेशन एनालिसिस लगेगा, क्यों? क्योंकि रिग्रेशन में क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वन होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन और मोर, है ना, टू और मोर, दो से ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा होंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे। तो क्या क्या हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है? बिल्कुल है, थ्री फैक्टर थे हमारे पास, वन टू थ्री अलग अलग, है ना। तो ये तीन हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एक ही था, पीटीजी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस लगाएंगे कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ किस तरह का संबंध है, किस तरीके से संबंधित है वो, है ना। तो इसीलिए ये रिग्रेशन एनालिसिस होगा, का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि कैटेगरी में हमें डिवाइस नहीं किया हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने फोर्थ किया गलत किया है। काई स्क्वायर में क्या होता है भाई, कैटेगरी में बांटा हुआ होता है, कैटेगरी में तो डेटा है ही नहीं हमारे पास, है ना। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, रिग्रेशन एनालिसिस। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करिए। अध्ययन में मापदंड चर क्या है भाई, क्राइटेरियन वेरिएबल क्या है बताओ स्टडी के अंदर। जेंडर है, सोशल कंटेक्ट फैक्टर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ है, या क्वालिटी ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप है, बताओ क्या है। क्राइटेरियन वेरिएबल क्या है, आंसर करिए सभी बच्चे। आंसर करिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें। ओके। अरे भाई शुरुआत में ही आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको प्रेडिक्टर बोला जाता है। कहाँ पर ध्यान देते हो आप लोग। और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम क्राइटेरियन बोलते हैं, क्राइटेरियन वेरिएबल बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था शुरुआत में, जब पैराग्राफ समझाया उसी टाइम पे बताया था, है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कॉज के रूप में होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट के रूप में होता है। बताया था कि नहीं बताया था बोलो, है ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है हमारे पैराग्राफ के अंदर, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका पीटीजी है, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ है। तो डी सॉरी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अभी भी फोर्थ कर रहे हैं, थर्ड इज द करेक्ट आंसर भाई। ओके, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल को ही क्राइटेरियन वेरिएबल बोलते हैं। इज दिस क्लियर। क्वालिटी ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप है वो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जेंडर कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सोशल कंटेक्स्ट फैक्टर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो ये तीनों जेंडर, सोशल कंटेक्स्ट फैक्टर और क्वालिटी ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप है वो आपके प्रेडिक्टर हो जाएंगे। ओके
चलो क्वेश्चन नंबर 4 करिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पीटीजी के विभिन्न प्रभाव क्षेत्र हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उसके अंतर्गत नहीं आता है। भाई पीटीजी के डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, अब इनमें से कौन सा नहीं आएगा बताओ। अब ये थियरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया आपका, ये क्या हो गया, थियरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो पीजीटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, पीजीटी लिखा हो या पीटीजी लिखा हो कोई फेर नहीं है। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ भी लिख सकते हो, पोस्ट ग्रोथ ट्रॉमेटिक लिख सकते हो कि पोस्ट ग्रोथ ऑफ ट्रॉमेटिक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में बताओ, पीजीटी या पीटीजी जो है उसके डोमेन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, इनमें से कौन सा नहीं होगा। क्योंकि पीटीजी जो है ना या पीजीटी जो है वो क्या है आपका पॉजिटिवली ग्रोथ होता है, ये क्या होता है पॉजिटिवली ग्रोथ होता है। ओके तो ध्यान रखिए इस चीज को। तो जब भी हमारे अंदर पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ होगा तो पर्सनल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, है ना। ये पर्सनल स्ट्रेंथ हमारी इंडिविजुअल जो भी स्ट्रेंथ है ताकत है वो बढ़ जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि उस लड़की के पास कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन पर्सनल स्ट्रेंथ बढ़ा के वो क्या उसने क्या किया, अपने आप को अमीर बनने में सक्षम बनाया, है ना। तो पर्सनल स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्पिरिचुअल चेंजिंग होगी आपकी, है ना, स्पिरिचुअलिटी की ओर आप जाओगे, स्पिरिचुअली आप कनेक्ट हो पाओगे, तो स्पिरिचुअल चेंज भी आपके अंदर आएगा। फिर रिलेशनशिप विद अदर्स, अदर के साथ आपके रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाएंगे, है ना। लेकिन क्रिएटिविटी जो है वो इतनी जल्दी आपके पास नहीं ग्रो करेगी, है ना, इतनी जल्दी आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी। बस ये 3 चीजें आपकी बन जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्पिरिचुअल चेंजिंग आएगा आपके अंदर, है ना, और रिलेशनशिप आपके दूसरों के साथ अच्छे हो जाएंगे। क्रिएटिविटी को आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये नहीं आएंगे डोमेन्स के अंदर पीजीटी के या पीटीजी के। ओके तो नहीं पूछा है तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जिनके गलत हो रहे हैं ना वो एक बार फिर से दोबारा से वीडियो को देखना, सोचना, समझना, या तो फिर पैराग्राफ को समझिए। पीजीटी या पीटीजी जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, उसके बारे में नेट पे सर्च करना क्या होता है चीजें, वो सारी चीजें समझने की कोशिश करना। ओके क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अध्ययन के लिए सही परिकल्पना निम्नलिखित में से कौन सी होगी। अगर हमें हाइपोथेसिस करेक्ट बनानी है, ये जो हमारे पास जो पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग, तो क्या बनेगी। भावात्मक सहयोग वैवाहिक संबंध की गुणवत्ता तथा पीटीजी की व्यक्तिगत प्रतिरूपण का उद्भाषण पति के पीटीजी के अनुभव में सहायक होगी। यानी कि यहाँ पर इंग्लिश में बता रही थी वो, इमोशनल सपोर्ट, क्वालिटी ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप एंड एक्सपोजर टू इंडिविजुअल मॉडलिंग जो है पीटीजी का, वो जो भी महिलाएं हैं उनके पति के पीटीजी का एक्सपीरियंस जिन्होंने किया है वैसे पतियों के पतियों को हेल्प करेगा। ओके उनके एक्सपीरियंस में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद कहा पतियों की पीटीजी पत्नियों की पीटीजी से भिन्न होगी। मतलब कि हस्बैंड की जो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ है वो पत्नियों की पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ से भिन्न होगी, ये यहाँ पर बताया गया है। पतियों का जो सामाजिक संदर्भ कारक है सोशल कंटेक्ट फैक्टर्स है, और पत्नियों का जो सोशल कंटेक्ट फैक्टर है वो एक दूसरे के साथ संबंधित होगा। और फिर यहाँ पर जो बताया है फोर्थ में, इमोशनल सपोर्ट, क्वालिटी ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप, एक्सपोजर टू इंडिविजुअल मॉडलिंग पीटीजी विल कोरिलेट, मतलब एक दूसरे के साथ वो तीनों क्या होंगे, कोरिलेट होंगे। मतलब पैराग्राफ के बेस पे आप क्या हाइपोथेसिस बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और पैराग्राफ का भी लास्ट क्वेश्चन है।
डायरेक्ट आंसर मत करिए निशा, क्वेश्चन नंबर लिखिए, अदरवाइज मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर किया है आपने, बताओ। चलो, तो हमारे पैराग्राफ में, चलो मैं आपको थोड़ा सा इसमें पैराग्राफ पे ले चलती हूँ ताकि एकदम से आपको क्लियरिटी हो जाए। ओके, यहाँ पर देखो पैराग्राफ में क्या लिखा है कि इमोशनल सपोर्ट, क्वालिटी ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप, एक्सपोजर टू इंडिविजुअल विथ पीटीजी जो है वो क्या है भाई, वो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर इनको हेल्प करेंगे, है ना, मतलब इन्फ्लुएंस करेंगे। जो फैक्टर है उनके हस्बैंड के, जो भी पीटीजी है पत्नियों के, उनके पीटीजी पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, है ना। तो अब इसके हिसाब से अगर मैं करेक्ट हाइपोथेसिस बना रही हूँ तो क्या होगा भाई कि जिनका सपोर्ट, जो इमोशनल सपोर्ट होगा, उनके पति का पीटीजी जो है, जिन पतियों का, सॉरी पतियों का, जिन पतियों का, जिन महिलाएं जो है जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उनके पति की बात यहाँ पर कर रही हूँ। तो अगर देखो उनके पति को इमोशनल सपोर्ट मिलेगा तो उनका पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ है वो बढ़ेगा, है ना, उसके एक्सपीरियंस में उसको सहायक मिलेगी, हेल्प मिलेगी। उनके साथ क्वालिटी ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप अगर अच्छी है तो भी पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ होगा, है ना। अगर एक्सपोजर टू इंडिविजुअल मॉडलिंग जो है व्यक्तिगत रूप से, तो वो भी पीटीजी का है, मतलब कि पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के साथ कनेक्टेड है, तो भी आपका पीटीजी में क्या होगा, एक्सपीरियंस में सहायक होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हाइपोथेसिस बना सकते हैं, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। हमारा जो पैराग्राफ दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको हाइपोथेसिस बनानी है। ओके, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो फिर, तो आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करो साइकोलॉजी वाले बच्चों को, ताकि हमारी फैमिली जो है वो भी थोड़ी सी ग्रो करे, है ना, तो हम भी थोड़ा सा ग्रो कर पाए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, प्यारी प्यारी से कमेंट भी किया करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, पॉजिटिव और प्यारी प्यारे से कमेंट करना है। ओके, जो सीख रहे हो क्लास के अंदर वही बता दीजिए, कुछ ना बताओ तो, है ना। अगर आप किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो सीखा है क्लास के अंदर वो ही बता दीजिए कमेंट में। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर यू सबको, जय श्री कृष्णा। कल मिलेंगे पैराग्राफ के साथ।